नमस्कार। साल 2022 खित्ते लद्दाख के लिए अच्छा साल साबित हुआ। लद्दाख को कई शोबों में सम्मानित किया गया और दूसरी तरफ लद्दाखी खिलाड़ी खेल के मैदान में भी किसी से पीछे नहीं रहे। लद्दाख स्की और स्नोबोर्ड एसोसिएशन ने खेल के मैदान में नाम रोशन किया। हिंदुस्तानी हुकूमत ने मिस पद्मा योंगचुंग को लद्दाख के रिवायती खानों के तहफ्फुज़ में उनके ताउन के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा। पीएम नरेंद्र मोदी ने लेह लद्दाख में हिंदुस्तान के पहले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलाइजेशन पावर प्रोजेक्ट का वर्चुअल संग बुनियाद रखा। यानी साल 2022 लद्दाख के लिए यादगार रहा। आइए साल 2022 में लद्दाख की कुछ ऐसी ही कामयाबियों के बारे में बात करते हैं। साल 2022 लद्दाख के लिए अच्छा साल रहा। लद्दाख की रिवायती पकवानों में उनके ताउन के लिए मिस्टर पद्मा योंगचुंग को हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया के सदर रामनाथ कोविंद की तरफ से नारी ताकत का एजाज बख्शा गया और दोबारा इसे बानुल अक़वामी सतह पर पेश करने के लिए कहा गया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। लद्दाख के खूबसूरत शहर लेह में हैं और यहां पर हम ऑथेंटिक खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट है जो ऑथेंटिक लद्दाखी खाना सर्व कर रहा है यहां लेह में। हमारे साथ जिगमेत डिस्किट है जो कि इस रेस्टोरेंट की ओनर है और अवार्ड विनिंग रेस्टोरेंट ये है। आपको बता दें कि ये हमारे सामने जो आप देख रहे हैं टेबल पे, ये ऑथेंटिक लद्दाखी खाना है जो आपको और कहीं खाने को लेह में नहीं मिलेगा और ये सिर्फ इसी रेस्टोरेंट में ये सर्व होता है। सबसे पहले डिस्किट आपसे जानना चाहेंगे कि आइडिया कब आया? पहले तो ये बताइए कि जो डिश हमारे सामने ये क्या है, हमारे ऑडियंस को समझाइए कि लद्दाख का खाना किस तरह से अलग है देश के अलग कुजीन्स के मुकाबले। जी, तो मैं पहली बात तो ये बताना चाहूँगी कि लद्दाखी खाना हमारा मोस्टली मीट बेस्ड होता था, क्योंकि उस टाइम पे वेजिटेशन बहुत कम होता था और जो लोकल लद्दाखीज थे मोस्टली मीट पे ही उनका गुजारा चलता था, विंटर्स में स्पेशली। तो जैसे हमारे सामने अभी ये डिश है ग्यूमा या हम बोलते हैं इनको सिल्कम। तो ये मटन, हाँ जी, मटन सॉसेजेस हैं। तो मोस्टली ये जो चंगथंग एरिया है वहाँ पे आपको ब्लड सॉसेजेस भी मिलेगा। तो लेकिन यहाँ हमारे रेस्टोरेंट में हमने यही ग्यूमा मटन सॉसेजेस ही रखा है। और अब नेक्स्ट डिश है हमारा यारखंडी पुलाव। तो ये हमारा सिग्नेचर डिश है, ये बहुत फेमस है नमजा का। तो ये नाम से ही आपको पता चल रहा है ये यारखंड से आया था ये डिश। तो अभी वी हैव बीन ट्राइंग टू रिवाइव दिस कुजीन। तो अब ये लद्दाखी कुजीन का एक बहुत मतलब आप बोल सकते हैं एक ये बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है यारखंडी पुलाव। और नेक्स्ट है हमारा ट्रॉटस छूतगी, मतलब खरोड़े का छूतगी ये आटे को हम बोलते हैं छूतगी। तो इट्स मोर लाइक अ बो टाई शेप्ड पास्ता। लद्दाख न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए बल्कि अपने लजीज क्यूजीन के लिए भी पूरी दुनिया में खास पहचान रखता है, जाना जाता है। देश दुनिया से लद्दाख आ रहे पर्यटक यहाँ के स्थानीय पकवानों का लुत्फ जरूर उठाते हैं। We walked in, we heard about the reviews, and so we came here for lunch. We're here for the day. They are here serving the authentic Ladakhi food. There's a local cuisine here. Yeah. How did you find the food here? The food is delicious. It's so much more yummy than England. We absolutely loved it. Like Stella said, it's much nicer than English food. So what was the best part? What was the best dish you had here? I like the mok-moks, and also we had kasir and tangtur, and that was delicious as well. The cuisine, the atmosphere, the friendly people, everybody in Ladakh is friendly. Do you know this is an award-winning restaurant? Sorry? Award-winning restaurant. I now realise why it is award-winning, because everything was delicious. But I particularly like the nettle soup, zak tuk.
It was absolutely delicious, and I'm going to come again. When you think of Indian food, you think of curries, but the Ladakhi food here was absolutely delicious. It wasn't like the traditional curry that you have in England in curry houses. And the dumplings were delicious. I had moktuk, which was a yummy soup with dumplings in it, and it was really yummy. लद्दाख के खाने का अपना एक अलग खास स्वाद है जो हर किसी को पसंद आता है, चाहे वो यारखंडी पुलाव हो या याथुक का जायका। काफ़ी साल पहले ट्राई किया था, लेकिन टिपिकल लद्दाखी क्विजीन कभी नहीं, जो यहाँ पे मिलता है वैसे कभी नहीं खाया। क्या आपको डिफरेंट लगा यहाँ के खाने में? यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो प्रिपरेशन है, वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। जो दूसरे जगह पे मिलते हैं वो ज़्यादा मतलब ऐसे टेस्ट जो नेचुरल टेस्ट या जो ओरिजिनल टेस्ट मिलता है वो नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जायका है, ये खाने में यहाँ पे जो लोकल जायका है, ये इंडिया के दूसरे शहरों में नहीं पाया जाता है, तो इसलिए उसके मुताबिक बहुत ही उम्दा खाना है ये। क्या क्या आपने ट्राई किया यहाँ पे जो आप बता सकते हैं? हमने ये मटन, इनका जो पुलाव है, लोकल पुलाव, मटन पुलाव, चिकन पुलाव, इनके मोमो और मटन जो सॉसेजेस हैं ट्राई किया है। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। रेस्टोरेंट के मालिक जिगमित डिस्किट और पद्मा यांगचन को लद्दाख के विलुप्त हो रहे खाने पीने को फिर से जीवित करने और संरक्षित करने के लिए राष्ट्रपति ने नारी शक्ति अवार्ड से इसी साल सम्मानित किया था। कैफे की ओनर है। आपको ये पुरस्कार लद्दाख के विलुप्त हो रहे खान पान को फिर से जीवित करने और उसे संरक्षित करने के लिए तथा हाथ से बुनने की तकनीक के लिए आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो 2016 से अब तक तो हमारा काफ़ी डिशेस ऐड हो चुके हैं और काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला है हमें। अभी मार्च 2022 में फिर हमें नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला है। ये इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहेंगे कि जो ये दो लेडीज हैं यहाँ पे इस रेस्टोरेंट को चलाती हैं और इसके लिए इनको नारी शक्ति अवार्ड जो कि वुमेन्स डे पे दिया जाता है, राष्ट्रपति ने इनको इससे सम्मानित भी किया है। 2016 में शुरू किए गए रेस्टोरेंट को लद्दाख की खोई हुई खानपान की विरासत को दोबारा जिंदा करने के मकसद के लिए खोला गया था। तो अगली बार जब भी आप लद्दाख आएं, तो यहाँ के स्थानीय जायके का लुत्फ उठाना हरगिज न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, लद्दाख। सन 2022 में बुद्धमत के रहनुमा दलाई लामा ने कोरोना की वबा खत्म होने के बाद पहली बार लेह का दौरा किया। लेह में उनके पैरोकारों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। दलाई लामा का लद्दाख का ये दौरा 40 साल के तवील अरसे के बाद हुआ। इससे कबल उन्होंने साल 2018 में लद्दाख का दौरा किया था। देखिए खुसूसी रिपोर्ट। कोरोना के बाद बौद्ध गुरु दलाई लामा का लेह दौरा। 4 साल के बाद लद्दाख पहुंचे दलाई लामा। लेह में हुआ। कोरोना महामारी थमने के बाद पहली बार यात्रा पर निकले बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने साल 2022 में लेह का दौरा किया। उनका लेह में अनुयायियों ने भव्य स्वागत किया। दलाई लामा का ये लद्दाख दौरा 4 साल की लंबी अवधि के बाद हुआ। इससे पहले वो वर्ष 2018 में लद्दाख के दौरे पर आए थे। दलाई लामा का लद्दाख दौरा कूटनीतिक रूप से इसलिए भी अहम है क्योंकि आगामी कुछ दिनों में भारत चीन वार्ता होने की प्रबल संभावना है। लद्दाख के अग्रिम क्षेत्रों में आए दिन चीन और भारत के बीच तनातनी का माहौल बनता है। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा लद्दाख में 1 महीना रुके। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद दलाई लामा के इस पहले दौरे को लेकर लद्दाख के लोगों में भारी उत्साह दिखाई दिया। वो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के निमंत्रण पर लद्दाख आए। दलाई लामा ने करीब 100 प्रमुख लोगों से मुलाकात की। इससे पूर्व दलाई लामा सड़क मार्ग से जम्मू पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया था। जम्मू में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा था कि उनकी लद्दाख यात्रा पर आपत्ति जताने वाला चीन विश्व पर ध्वंस नहीं जमा सकता। उनके दौरे को लेकर आपत्ति जताना चीन की पुरानी आदत है। चीन के निवासियों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन के कुछ कट्टरपंथी हमें अलगाववादी कहते हैं, लेकिन वहां के निवासियों को पता है कि हम तिब्बती
और बौद्ध संस्कृति को बचाने की राह पर है। हम तिब्बत के लिए आजादी नहीं, सार्थक स्वायत्तता मांग रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को उनके 87वें जन्मदिन पर बधाई दी थी। इस पर चीन ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि तिब्बत चीन का आंतरिक मामला है, इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चीन की इस आपत्ति पर भारत ने भी कड़ा जवाब देते हुए स्पष्ट किया था कि दलाई लामा देश के मेहमान हैं। वहीं पिछले वर्ष लद्दाख के डेमचौक में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जब स्थानीय लोगों ने दलाई लामा का जन्मदिन मनाया था, तब भी चीन के सैनिकों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। साल 2022 में चीन ने हिंदुस्तान के कई हिस्सों पर बुरी नजर डाली। LAC पर दीगर सरहदी इलाकों के साथ चीन की नजर लद्दाख पर भी थी। चीन के बुरे अजाइम को भांपते हुए भारत ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला टनल की बहुत सी खूबियां हैं, जो जंग के वक्त एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। जोजिला टनल का काम आने वाले नए साल में मुकम्मल हो सकता है। आइए देखते हैं खुसूसी रिपोर्ट। लद्दाख की विशालकाय टनल, 35 सैनिकों को ले जा सकने वाली नाव, चीन को टक्कर देने को तैयार भारतीय सेना। साल 2022 में चीन ने भारत के कई हिस्सों पर बुरी नजर लगाई। LAC पर दूसरे बॉर्डर एरियाज के साथ लद्दाख पर भी चीन की नजर थी। चीन के बुरे इरादों को भांपते हुए भारत ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी। लद्दाख में गतिरोध फिलहाल भले शांत हो, लेकिन चीन ने वहां निर्माण कार्य रोका नहीं है। इसके काट निकालने के लिए भारतीय सेना ने भी पूरी कमर कसी हुई है। हिमालय की विशालकाय पर्वत श्रृंखला, हर तरफ चट्टान ही चट्टान और उसके बीच से सुरंग खोदने की कोशिश में लगे सैकड़ों भारतीय मेहनतकश। लक्ष्य बस एक, किसी हाल में सुरंग को बनाकर ही दम लेना है। भारत सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि चीन भारतीय सीमा से सटे इलाकों में एयरपोर्ट, हाईवे और कैंपों का निर्माण कर रहा है, लेकिन भारत जिस सुरंग का निर्माण कर रहा है उसने पाकिस्तान और चीन दोनों को बहुत बेचैन कर दिया है। कश्मीर को लद्दाख घाटी से जोड़ने के लिए सैकड़ों मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। लगातार पुलों के निर्माण किए जा रहे हैं और काम लगातार बिजली की गति से चल रहा है। रणनीतिक तौर पर देखा जाए तो लद्दाख भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन दिक्कत ये रहती है लद्दाख तक सामान पहुंचाने के लिए जो रास्ता है वो सर्दी के मौसम में काफी खतरनाक होता है। लिहाजा खाद्य आपूर्ति की सप्लाई हवाई मार्ग से करनी पड़ती है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि इस सुरंग में 4 हिस्से हैं, जिनमें से पहली सुरंग 6.5 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है और इस बार की सर्दियों में इस सुरंग की वजह से सोनमर्ग जाना काफी आसान हो जाएगा। सोनमर्ग चट्टानी जोजिला पर्वत दर्रे के पार लद्दाख शुरू होने से पहले शंकुधारी पहाड़ों के बीच स्थित काफी खूबसूरत जगह है। प्रोजेक्ट की लागत, भारतीय इंजीनियर्स 11,500 फीट की ऊंचाई पर इस सुरंग का निर्माण कर रहे हैं और आखिरी सुरंग बनाने की लागत $930 मिलियन है और आखिरी सुरंग करीब 14 किलोमीटर लंबी होगी, जो बेहद चुनौतीपूर्ण माने जाने वाले जोजिला दर्रे को बाईपास करेगी और सोनमर्ग को लद्दाख से जोड़ेगी। अधिकारियों का कहना है कि ये 11,500 फीट की ऊंचाई पर भारत की सबसे लंबी और सबसे ऊंची सुरंग होगी। भारत को होगा जबरदस्त फायदा। इस सुरंग को बनाने में लगे कश्मीर के श्रमिक तारिक अहमद कहते हैं कि यह कोई आम निर्माण कार्य नहीं है। इस काम को करने से काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। तारिक अहमद इस सुरंग निर्माण में ड्रिल मशीन चलाते हैं और चट्टानों को चीरते हैं। निर्माण कार्य से जुड़े एक और मजदूर का कहना है कि सुरंग निर्माण कार्य में सैकड़ों मजदूर लगे हुए हैं और किसी को मजदूरी के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है। भारतीय और चीनी सैनिक लद्दाख के काराकोरम पहाड़ों में अपनी वास्तविक सीमा पर 16 महीनों से अधिक समय से हिंसक गतिरोध में लगे हुए हैं, जिसे LAC कहा जाता है। दोनों देशों ने वहां पर तोपखाने, टैंक और लड़ाकू विमानों को तैनात कर रखा है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है सुरंग। भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि भारत सरकार की यह सुरंग परियोजना लद्दाख के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
लोगों का कहना है कि यह सेना को खाद्य आपूर्ति और हथियारों की आपूर्ति को काफी आसान कर देगा और इस सुरंग की वजह से इंडियन आर्मी को रणनीतिक तौर पर काफी ज्यादा मदद मिलेगी। भारत के राजनेता भी इस परियोजना को लेकर काफी उत्साहित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस सुरंग का जोजिला वाला हिस्सा 2026 तक काम करना शुरू कर देगा। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले हफ्ते इस परियोजना स्थल का दौरा किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 2024 के आम चुनाव से पहले काम पूरा हो जाएगा। गडकरी ने कहा कि यह एक चुनौती है जिसे मैं जानता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो इसे समय पर पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, जाहिर है हम चाहेंगे कि यह चुनाव से पहले समाप्त हो जाए। भारत सरकार की क्या है योजना? सरकार जम्मू कश्मीर में 32 किलोमीटर की कुल लंबाई की 20 सुरंगें और लद्दाख में कुल 20 किलोमीटर की 11 सुरंगों का निर्माण कर रही है। इन 31 सुरंगों की कुल लागत लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए होगी। गगनगीर और सोनमर्ग के बीच 6.5 किलोमीटर की जेड मोड सुरंग जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और लद्दाख में करगिल के बीच सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इस सुरंग के बनने के बाद ये पहली बार होगा जब सर्दियों के मौसम में भी सोनमर्ग तक सड़क रास्ते से जाया जा सकेगा। रिपोर्ट न्यूज़ 18 JKLH। तो नाज़रीन, यहां पे लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। साल 2022 में लद्दाख को कार्बन से पाक बनाने के विजन को अमली जामा पहनाने की तरफ बढ़ते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने लेह में ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन योजना के पायलट प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा। इसके आगाज के साथ ही लेह ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन योजना फराहम करने वाला मुल्क का पहला शहर बन गया है। साल 2022 में लेह को मिला बड़ा प्रोजेक्ट। लेह हाइड्रोजन परिवहन सेवा प्रदान करने वाला बना देश का पहला शहर। पीएम मोदी ने दिल्ली से किया ऑनलाइन शिलान्यास। लद्दाख को कार्बन रहित बनाने की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन योजना के पायलट प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इसके शुरू होते ही लेह देश में हाइड्रोजन परिवहन सेवा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया। लेह में ये परिवहन सेवा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी के सहयोग से उपलब्ध करवाई जा रही है। पहले चरण में लेह और उसके साथ सटे क्षेत्रों में 5 बसें चलाई जाएंगी। लेह में हाइड्रोजन परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए लद्दाख प्रशासन का एनटीपीसी की सहायक कंपनी REL से बीते साल जुलाई में एक MOU तय हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर ऊर्जा कार्यक्रम के समापन समारोह में दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भाग लेते हुए लेह में हाइड्रोजन परिवहन सेवा समेत एनटीपीसी की हरित ऊर्जा की विभिन्न परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। उन्होंने नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हाइड्रोजन गैस से गाड़ियों से लेकर देश की रसोई तक चले, इस पर काफी चर्चा हो रही है। आज भारत ने इस ओर बड़ा कदम उठाया है। लद्दाख और गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन के 2 बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है। लद्दाख का प्लांट देश में गाड़ियों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। ये देश का पहला प्रोजेक्ट होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन के कमर्शियल इस्तेमाल को संभव बनाएगा। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ग्रीन भविष्य की दिशा में अहम कदम है। इन प्रोजेक्ट से देश में ग्रीन जॉब का भी निर्माण होगा और भविष्य में इनका लाभ पूरे देश को होने वाला है।
बिजली महोत्सव के समापन समारोह में भाग लेते हुए लेह स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चेयरमैन ताशी गेल्सन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। लद्दाख के सांसद जामयांग नामग्याल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र में केंद्र सरकार ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि वर्ष 2024 तक लद्दाख के हर घर में बिजली होगी। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन परिवहन सेवा शुरू होने से लद्दाख के पर्यावरण को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, JKLH। साल 2022 को लेकर लद्दाख के लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने को मिला। साल 2022 के विदा होने और 23 की आमद के बारे में यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है, चलिए देखते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मोदी साहब के विजन को देखते हुए कि हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 पर आने का कुछ हमें अंदेशा लगता है कि हमारा इकोनॉमिक आगे बढ़ेगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, एजुकेशन में अच्छा होने वाला है और हमें खास कर हमारा हेल्थ और एजुकेशन और इकोनॉमिक्स और हमारा रोजगार जो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, जिसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट का इंडस्ट्रीज की तरफ और जमींदारों की तरफ ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने का हमें ये नजर आते हैं। पहले साल तो बर्फ नहीं आया, हमारा कुर्बानी बोमने सब सूख गया। इस साल तो भगवान के नाम पर बैठेगा। अभी हमारे लोसल खत्म हो जाए तो भगवान से बर्फ देगा। बर्फ नहीं है तो हमारे पास फसल कुछ नहीं आता है दुनिया में। हमारे पहाड़ सब सूख जाता है। बर्फ को भगवान को याद करता है, हम बर्फ आना चाहिए। लद्दाख में बर्फ की बहुत जरूरत है। हाँ, तो दुआ भी करते हैं। हाँ सर, दुआ करना पड़ता है। हमारे लोसल में दुआ करता है। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का रूप में आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके ये चैनल जो है लद्दाख के तमाम इश्यूज़ को उभारते हैं और हुकाम तक पहुंचाने में आप लोगों की मदद रही है। तो आज यहाँ 2023 के विश को लेकर आपने पूछा है, तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मैं ये विश करना चाहूँगा 2023 में हम सब सही सलामत रहें। जिस तरह से पास में हमने कोविड को देखा है, जो कोविड ने जिस तरह से कई रुकावटें पूरी दुनिया के सामने खड़ी कर दी, तो मैं उम्मीद करूंगा कि 2023 कोरोना मुक्त, कोरोना फ्री 2023 रहे। जुले और नमस्कार, मैं स्तंजन चौसपेल एग्जीक्यूटिव काउंसलर फॉर एग्रीकल्चर, आर्ट एंड कल्चर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह से। सबसे पहले तो मैं जितने भी दर्शक हैं और लद्दाख वासियों को मैं लोसर की शुभकामनाएं, जो लद्दाख में न्यू ईयर मनाते हैं, अभी मनाया है 24 दिसंबर को, और मैं न्यू ईयर और क्रिसमस का भी सबको बधाई देना चाहूँगा। और मैं यही बताना चाहूँगा कि आगे आने वाले वर्ष में जो कि 2023 आने वाला है, तो उसमें हम काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले कि सबसे पहले तो हम आर्ट एंड कल्चर में, जो कि लद्दाख का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और जिसमें लद्दाख पूरा हम जाना जाता है, तो आर्ट एंड कल्चर और हेरिटेज से जाना जाता है। तो आगे आने वाले टाइम में हम काफ़ी काम करने जा रहे हैं, जिसमें हम लद्दाख आर्ट एंड कल्चर एंड हेरिटेज पॉलिसी लाने जा रहे हैं। और उसके साथ ही हम काफ़ी और हमारे जो लैंग्वेज है, भोटी लैंग्वेज, उसको भी हम काफ़ी प्रमोट करने जा रहे हैं और एप्स और अदर प्लेटफॉर्म पे भी हम वो सब लाएंगे। और दूसरा चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि दूर और दुर्गम इलाका है लद्दाख, तो एग्रीकल्चर बहुत इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है, जिसमें ज़्यादातर जो दूर इलाके हैं, तो उसमें यह है कि एग्रीकल्चर का हम काफ़ी स्कोप हम ओपन अप करने जा रहे हैं। 2023 में मैं ये यकीन रखूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पूरे लद्दाख का हमारा डिमांड है 6 शेड्यूल के बारे में, कुछ न कुछ हमें न्योता ज़रूर भेजेंगे और इस सिलसिले में कोई फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, इसकी हम तवक्का कर सकते हैं। और दूसरा मैं समझता हूँ हिज होलीनेस ने फिर इस साल, अगले साल लद्दाख आना है और उनका वो लेह का स्टे भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा, यही मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी ओवरऑल अगर हम देखें, पूरे दुनिया की बात करें, तो यूक्रेन में 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और ये जो जंग जो है अभी भी चल रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले साल में यूक्रेन में जो जंग चल रहा है वो भी बंद होगा और एनवायरनमेंट के लिहाज से भी पूरे वर्ल्ड में जो अभी का हालात है वो बहुत ख़राब है और उस सिलसिले में भी कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, उसकी हम तवक्का कर सकते हैं। तो आने वाले साल में मैं उम्मीद करता हूं कि हम
प्रदेश यूथ कांग्रेस और कांग्रेस की तरफ से हम इतना काम कर पाएंगे, इतने लोगों तक पहुंच पाएंगे कि हमारे जो भारत में अभी भाजपा जो अपना मूल्य जो उनकी सोच है अंत्योदय का, वो भूल चुकी है भाजपा। वो आखिरी आदमी तक जो फायदा पहुंचाने की उनकी बात है वो भूल चुकी है भाजपा। वो अभी सिर्फ ऊपर के कुछ अमीर 4-5 लोगों को फायदा पहुंच रहा है और गरीबों को, किसानों को, जवानों को तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो उम्मीद यही है कि आने वाले साल में हम प्रदेश यूथ कांग्रेस लद्दाख की तरफ से हम इस चीज पे काम कर पाएंगे और इस साल में भारत पहले से बेहतर दिशा की तरफ बढ़ेगा। हमारे आने वाले जो दिन है, जो आने वाले जो साल है, जो 2023 में हम एक उम्मीदें रखते हैं जो गवर्नमेंट से। जैसे आप सबको पता है, लद्दाख में यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख को एक सेफ गार्ड की बहुत ज़रूरत था। एक सेफ गार्ड होना ज़रूरी है और साथ साथ बच्चों की जो जॉब्स के, हमारे जो यूथ की जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल होंगे। और मैं लोगों से ये भी एक रिक्वेस्ट आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। जैसे आप सबको पता है, दूसरे राज्यों में या विदेशों में जो कोरोना का जो ये एक वेव चल रहा है, सो लद्दाख में भी आने वाले दौर में हमें एक सेफ्टी रखना जरूरी है। तो उसके लिए मैं लोगों को, आपके न्यूज 18 के माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा, आप लोग थोड़ा सा सचेत रहे। तो नाज़रीन, फिलहाल इस प्रोग्राम में हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल।